हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल है MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के ऊपर एक नए देश की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। मेरा मकसद यही होता है कि मैं हर रोज़ आपके सामने एक नए देश की वीडियो आपके सामने लेकर आऊं, आपको बताऊं कि वर्ल्ड के अंदर एक ऐसे देश भी हैं जहां पर बहुत आसानी से वर्क परमिट मिल जाता है, क्योंकि उन देशों में काम का जो कंपटीशन है, मीन कि वर्क का जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। हमारे जो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी भाई या हमारे बांग्लादेशी भाई, मैक्सिमम जो फेमस कंट्री जो उनकी जुबान पे चढ़ी होती है, उनकी जुबान पर होती है, जैसे कनाडा, अमेरिका, USA, उसके बाद UK, न्यूजीलैंड या फिर दुबई, ऐसी कंट्रियां जो होती हैं जो हमेशा मैक्सिमम जाते हैं, जहां पर हमारे इधर जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वर्कर काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जब जगह के ऊपर ज़्यादा वर्कर चले जाते हैं तो वहाँ पर काम का कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। वर्ल्ड के अंदर ऐसी ऐसी कंट्रियाँ भी हैं जहाँ जिसके बारे में हमारे जो वर्कर फॉरेन कंट्री में जाके काम करने के चाहवान होते हैं उनको पता नहीं होता। वो लोग आधी अधूरी जानकारी होने के कारण वो लोग इससे ऐसी कंट्रियों में नहीं जा पाते जहाँ पर वो उनको जाना चाहिए और अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं अपने वीडियो के में आप लोगों को उन देशों की जानकारी दूं जिन देशों में अच्छा पैसा है, अच्छा काम है, कंपटीशन भी बहुत कम है और आपके डिप्लोमा या आपकी डिग्री के ऊपर आप लोगों को बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है और आप वहाँ पर जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या होती है कि आप लोग गूगल पर जाएं, कंट्रियों को सर्च करें, उनकी विकीपीडिया पढ़ें। आप लोगों को पता लगेगा कि उनकी विकीपीडिया के अंदर उस देश के लिए जो उनकी स्टोरी है देश की, वो सारी लिखी होती है। आप उनको पढ़ेंगे, आप लोगों को जानकारी मिलेगी उस कंट्री के बारे में, उनके जॉब सेक्टर के बारे में आपको पता लगेगा। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में वो आप लोग काम कर सकते हैं। दोस्तों, यही मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को वर्ल्ड की ऐसी ऐसी कंट्री के बारे में बताऊं जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। बाकी दोस्तों, जाना नहीं जाना वो आपकी अपनी मर्जी है। आप जाके अच्छा खासा पैसा कमा के और कंट्रियों में भी जा सकते हैं, फेमस कंट्रियों में, उससे भी फेमस कंट्रियों में आप जाके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक नई कंट्री के बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ पर कौन कौन से जॉब सेक्टर, कौन कौन सी डिमांड जॉब्स हैं, वहाँ पर कौन कौन सी वीजे लगते हैं, कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ उस कंट्री का नाम है बोस्निया। बोस्निया एक टूरिस्ट और एक वर्किंग कंट्री है। ये यूरोप में तो है, इसको यूरोप यूनियन ने अपनी यूनियन से बाहर किया हुआ है, क्योंकि यूरोप यूनियन के कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे जो कि इस कंट्री ने नहीं माने, इसलिए बोस्निया को यूरोप की जो यूनियन है उन्होंने उनको बाहर कर दिया। अभी इसकी अपनी खुद की गवर्नमेंट है और इसके रूल रेगुलेशन खुद अपने हैं। तो ये कंट्री साउथ ईस्ट यूरोप में है, तो ये बाल्कान्स में लोकेटेड है और जो इसकी कैपिटल है वो है साराजेवो। और एक बहुत बड़ी सिटी है, जैसे कि हमारी दिल्ली। दिल्ली नक्शे में दिखने में बहुत छोटी है मगर है बहुत बड़ी। तो दोस्तों, ऐसे ही साराजेवो जो इसकी कैपिटल है वो एक लार्जेस्ट सिटी है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर। मैक्सिमम जितने भी वहाँ पर बिजनेस रिलेटेड जितनी मीटिंग्स या काम होते हैं वो सारे साराजेवो में ही होते हैं। जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मीन कि इसकी जो लैंग्वेज है वो है बोसियन, सर्बियन, क्रोटियन। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम यही भाषा बोली जाती है। और इंग्लिश तो आप लोगों को पता ही है कि वर्ल्ड के हर एक कंट्री में बोली जाती है, तो इंटरनेशनल भाषा ही है। बोस्निया में जिस धर्म के लोग यहाँ रहते हैं वो है इस्लाम, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिज्म और छोटी संख्या में और भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, मगर बड़ी संख्या में ये तीनों ही धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। और जो नियर बाई कंट्री हैं वो हैं सर्बिया, मोंटीगारो, क्रोटिया और स्मॉल कंट्रियाँ यहाँ पर जो हैं वो इसके नज़दीक हैं। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को यही बताया था कि मैं जो नियर बाई कंट्री आप लोगों को क्यों बताता हूँ।
नियर बाई कंट्री का एक रीज़न है मेरी वीडियो के अंदर कि अगर आप बोस्निया में काम कर रहे हो, अगर आपका दिल किया यार बोस्निया में मैंने 1-2-3 साल काम कर लिया, अभी मैं इसके नियर बाई जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पर अच्छी करेंसी है बोस्निया से, तो मैं वहाँ के लिए मूव हो जाऊँ, तो आप लोगों को आसान होगा वहाँ जाने के लिए। किस लिए आसान होगा कि एक तो बहुत नज़दीक है, ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो उस कंट्री का वीज़ा लेने में हम लोगों को क्या मदद मिल सकती है। तो दोस्तों ये मेरा मकसद होता है आपको नियर बाई कंट्री का बताने का कि आप इन कंट्री में जाके भी आप काम कर सकते हैं। तो बोस्निया की जो करेंसी है वो है कन्वर्टेबल मार्क, जिसका रेट आज हिंदुस्तान की करेंसी में 44.61 इतना रेट है मीन की रुपये में। ये 45 रुपये, 40 रुपये, 41, 42 ये डिपेंड करता है शेयर मार्केटिंग के ऊपर। हिंदुस्तान के साथ जितनी भी हमारी फॉरेन कंट्री की करेंसी है वो अप डाउन क्यों होती है, वो डिपेंड करती है शेयर मार्केटिंग के ऊपर। शेयर मार्केटिंग अप होगी तो करेंसी अप होगी, डाउन होगी तो डाउन होगी। या ऐसा कोई स्टेबल नहीं होती है ये करेंसी। ये 10, 20, 25, 1 रुपया, 2 रुपये, 10, 20, 25 रुपये नहीं, 10, 20, 25 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया तक अप डाउन चलती रहती है। अभी मैं आप लोगों को बता दिया कि ये यूरोप में तो आती है कंट्री, मगर क्या है कि यूरोप का हिस्सा नहीं बन पाई, कुछ यूरोप यूनियन के रूल रेगुलेशन नहीं माने इसने, तो इसको यूरोपियन यूनियन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ये हुण यूरोप में रहकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और यहाँ पर फेमस क्या है, ओल्ड सिटीज़, टाउन, बिल्डिंग, स्टैंडिंग्स, माउंटेन्स, मीन कि यहाँ के जो पर्वत जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, अच्छे पहाड़, बहुत अच्छे पहाड़ है, अट्रैक्टिव पहाड़ है, और वाटरफॉल, रिवर्स, और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही गुड प्लेस है। आप यहाँ पर अगर टूरिस्ट पे जा रहे हो तो आराम से आप जाकर वहाँ पर घूम सकते हैं, मगर मेरा मकसद है कि आप टूरिस्ट से अच्छा कि वहाँ आप काम करने के लिए जाए और घूमे भी और पैसा भी कमाए। अभी बात करते हैं बोस्निया के जॉब सेक्टर की भी, जहाँ पर बोस्निया को जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी का मतलब है कि ग्रोथ, एक देश की ग्रोथ किससे होती है, ग्रोथ होती है वहाँ की मनी, पैसे से ग्रोथ होती है। बोस्निया में जो इंडस्ट्री वर्क करती हैं वो हैं एग्रीकल्चर, सर्विस इंडस्ट्रीज, स्टील, कोल, आयरन एंड प्रोडक्शंस, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, टबैको प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, टैंक एंड एयरक्राफ्ट, डोमेस्टिक अप्लायंस, ऑयल एंड रिफाइनिंग। तो ये उनके मेन इंडस्ट्रीज हैं जो कि बोस्निया की जीडीपी को ग्रोथ करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, और हमेशा जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं वो इन्हीं इंडस्ट्रीज में निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि फॉरेन वर्कर को जॉब कम क्यों मिलती है, आप लोगों को पता है? फॉरेन वर्कर को जॉब इसलिए कम मिलती हैं, मिलती ज़रूर हैं, क्योंकि सबसे पहले रूल रेगुलेशन, जिस भी कंट्री का रूल रेगुलेशन ये होता है कि पहले हमारे देश के जो सिटीजन हैं पहले उनको जॉब मिले, फिर अदर कंट्री के वर्करों को जॉब मिले। तो जितनी भी जॉब जिस भी कंट्री में निकलती है वो ऐसा नहीं कि फॉरेन वर्कर के लिए जॉब निकलती हैं, वो निकलती हैं उधर के सिटीजन्स के लिए प्लस फॉरेन वर्कर के लिए। मीन कि फॉरेन वर्कर्स का एक कोई 30 से 40% का कोटा होता है, उससे ज़्यादा वहाँ के सिटीजन्स का कोटा होता है। अगर उस कोटे को सिटीजन वहाँ के फिल नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्लस हो जाते हैं फॉरेन वर्कर के कोटे के अंदर। तो उन इंडस्ट्रीज का क्या मकसद होता है, अगर मेरे को सिटीजन नहीं मिलते उधर के तो फॉरेन वर्कर को बुलाते हैं। अभी बात करते हैं बोस्निया इन डिमांड जॉब्स की। वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स निकलती रहती है बोस्निया के अंदर, इन डिमांड जॉब्स हैं, उसमें आप लोग किस ट्रेड में माहिर हो, देखो एक बार चेक करो, आप लोगों को पता लग जाए। पहले मैं आप लोगों को डिमांड जॉब्स के बारे में बताता हूँ। सेल वर्क, सेलर, मर्चेंट्स, होटल जॉब्स, आईटी टेक्नोलॉजी, शेफ एंड कुक, ड्राइवर, सैलून वर्क एंड अदर वर्क। अदर वर्क का मतलब ये होता है कि वहाँ पर और भी काफ़ी जॉब निकलती हैं, कारपेंटर की, ड्राइवर की, आप लोगों ने जो डिप्लोमे किए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है, प्लम्बर का डिप्लोमा है, कारपेंटर का डिप्लोमा है, ऐसे बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। हमारे देश के अंदर काफ़ी ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे टेक्निकल
डिप्लोमे किए हुए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और उनको एक बैकअप अच्छा नहीं मिल पाता हमारे देश के अंदर, तो वो फॉरेन की तरफ मूव करते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले उन देश की जॉब पोर्टल को ज़रूर देखें। जॉब पोर्टल में जाएं आप लोग, जॉब पोर्टल में देखें कि आप इलेक्ट्रिकल हो, आपने इलेक्ट्रिकल के हिसाब से जो वहाँ पर वैकेंसी निकली हैं, अभी कौन सी वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की वैकेंसीज है कि इंजीनियर की वैकेंसीज है। अगर डिप्लोमा की, आप डिप्लोमा किया हुआ है तो देखिए वहाँ पर कौन से फील्ड में, ऐसे नहीं कर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकल तो इलेक्ट्रिकल में, आप इलेक्ट्रिकल के अंदर भी फील्ड होते हैं, वो आप लोगों को सबको मालूम है कौन कौन से फील्ड होते हैं। उसके हिसाब से आप कंपनी की जॉब को देखिए। जॉब देखने के बाद आपके पास एक रिज्यूम आपके पास जो बना हुआ है, तो दोस्तों रिज्यूम पर मेरे को एक बात याद आ गई है, मैं आप लोगों को रिज्यूम के बारे में बताता हूँ। मैं टेलीकॉम जॉब करता हूँ और मैंने टेलीकॉम जॉब के अंदर काफ़ी बंदों को बोला, आप जॉब करना चाहते हो टेलीकॉम सेक्टर में, या जॉब करनी चाहिए आप लोगों को, अगर आप टेलीकॉम में काम कर रहे हो और करना चाहते हो तो आप अपना एक रिज्यूम सेंड करो। वो बोलते रिज्यूम क्या होता है। देखो, जिस वर्कर को रिज्यूम के बारे में पता नहीं है ना, या उसने कभी रिज्यूम बनाया ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो फॉरेन में वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों को रिज्यूम होना ज़रूरी है वर्कर के लिए। रिज्यूम एक हिस्सा है वर्कर का, जो कि आगे उसको ग्रोथ करवाता है। क्यों, कंपनी को आप जाके खुद नहीं बोलोगे मैंने ये काम किया, मैं ये काम किया, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात कोई। आपको सीधा बोलेगा आप रिज्यूम दे दीजिए, मैं रिज्यूम पढ़ लूँगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों को इंटरव्यू में बुलाऊँगा। तो रिज्यूम आपके पास होना ज़रूरी है, या सीवी होना आपके पास ज़रूरी है। रिज्यूम और सीवी में थोड़ा सा फ़र्क है, मगर भाई भाई हैं दोनों ही, मगर वो छोटा भाई है रिज्यूम, सीवी बड़ा भाई है। यानी कि लोग रिज्यूम के अंदर आप जो फ्रेशर्स जो होते हैं वो अपना रिज्यूम बनाते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वो अपना सीवी बनाते हैं। तो सीवी थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 3-4 पेज का, और रिज्यूम जो 1 या 1.5 पेज का रिज्यूम होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सीवी और रिज्यूम में फ़र्क थोड़ा सा होता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होल्डर है, आपने अच्छा वर्क किया हुआ है, तो आप अपना सीवी तैयार करें। अगर फ्रेशर है तो रिज्यूम तैयार करें। फ्रेशर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट करें फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। फ्रेशर्स को फॉरेन कंट्री में जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है। अपनी कंट्री में रह के 3-4 साल का एक्सपीरियंस लें, फिर आप फॉरेन में जॉब के लिए अप्लाई करें। तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो जॉब भर सकते हैं, वो जा सकते हैं और वहाँ पर जाके अच्छी कंपनियों में काम कर सकते हैं, अपने आप को और भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेशर्स हैं वो अपने देश की में पहली पौड़ी चढ़ें, मीन किसी कंपनी में वर्क करें। मकसद एक्सपीरियंस लेना, ये ना देखें यार पेमेंट कट है, मैं नहीं कर पाऊँगा जॉब, और ऐसे देखोगे तो आप किसी भी कंपनी में एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। तो इसलिए कम पेमेंट पर भी आप काम कीजिए, सीखिए। सीखने के बाद जैसे ही 2-3 साल आपको हो जाते हैं तो आप भरते रहिए जॉब, कंटिन्यू अपने रिज्यूम सेंड करते रहिए कंपनियों को। जैसे ही कहीं से पुकार मिलती है तो ठक देने इंटरव्यू अपना कनेक्ट कीजिए, और जॉब ऑफर लेटर मिलता है तो अपनी पिछली कंपनी जो हिंदुस्तान में आप काम कर रहे हैं उनको एक महीने का नोटिस देकर तो आप फॉरेन कंट्री में जाइए और जॉब कीजिए। तो दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को अभी इन डिमांड जॉब्स के बारे में बता दिए बोस्निया के, तो अभी बात करते हैं यहाँ पर वर्क वीज़ा की। वीज़ा कैसे ले सकते हैं आप, और आप कैसे जा सकते हैं। देखो, बोस्निया में आप लोगों को वहाँ की कंपनी ने, वहाँ के एम्प्लॉयर ने जॉब ऑफर लेटर दे दिया। जॉब ऑफर लेटर कैसे मिला, आप लोगों ने जॉब पोर्टल पर गए बोस्निया के, वहाँ से आपने जॉब देखी, आपको मिल गई जॉब, और आपने वहाँ पर रिज्यूम सेंड कर दिया। कंपनी ने आपका रिज्यूम देखा, स्टडी की, बोला अच्छा बंदा है, अच्छी एक्सपीरियंस है, इसको बुलाओ, आपको जॉब ऑफर लेटर दे दिया। आपके पास जॉब ऑफर लेटर ले दिया, अभी काम है वीज़ा कैसे लें। देखो, बोस्निया में आपने जाना है तो वीज़ा आपको हार्ड में ही लेना पड़ेगा। हार्ड का मतलब ये होता है कि आपको खुद उनकी एम्बेसी में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ऑनलाइन बोस्निया में डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर सकते हो। तो बोस्निया में डॉक्यूमेंट सबमिट कैसे करने हैं, कौन सा वीज़ा मिलेगा, आप डॉक्यूमेंट लगेंगे, लिस्ट आपके पास आ गई है। आपको पता है कि बेसिक डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका मेडिकल, आपका पीसीसी में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और भी बहुत डॉक्यूमेंट है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनकी एम्बेसी में लेके जाने हैं, वो आप डॉक्यूमेंट लेके जाएँ। ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में कोई डॉक्यूमेंट छोड़ गए या कोई मिस हो गया, तो फिर वहाँ से आप इतनी दूर एम्बेसी में जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर जाओगे, फिर वापस आओगे, तो ऐसे ही करते रह जाओगे तो आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। इसलिए पहले से उनकी
वेबसाइट पर स्टडी कीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, नहीं है तो उसको तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद आप बोस्निया की एम्बेसी में जाकर जॉब ऑफर लेटर के साथ वहाँ पर वीज़ा अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले आपको बोस्निया में काम करने के लिए जाना है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करना है, विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा के बारे में आप लोगों को बताऊंगा विजिट वीज़ा क्या होता है और इसका क्या रीज़न है, किसी कंट्री में जाके ये वीज़ा लेके किस कंट्री में जाकर कैसे जाना है। तो कई लोगों को एक डाउट है, विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा ये दोनों को वो इकट्ठा समझ रहे हैं कि एक ही वीज़ा है, मगर नहीं, ये एक वीज़ा नहीं है। इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो बताऊंगा। वीडियो में आप लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है भाई। अगर आप लोगों को इस चीज़ों की जानकारी नहीं है ना तो आप लोगों को नहीं पता लग पाएगा। तो पहले आपने 3 महीने का आप लोगों को मिलेगा विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा पर आपने जाना है बोस्निया में। वहाँ पर जाने के बाद कंपनी के साथ टाई अप होके कंपनी आपकी हेल्प करेगी। वहाँ पर आपने टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई करना जो कि 1 साल का होता है। उसके साथ ही आपने वर्क वीज़ा अप्लाई कर देना है। तो इसके बाद आप क्या कि इसको वीज़ा को एक्सटेंड करवाते रहिए। बोस्निया में होता रहेगा, कितने भी साल आप काम करोगे तो एक्सटेंड होता रहेगा। और इन वीज़ों के लिए ज़रूरी है आपका जॉब ऑफर लेटर। मैंने आपको लोगों को इसलिए जोर दे रहा हूँ जॉब ऑफर लेटर के लिए। यही डॉक्यूमेंट एक जॉब ऑफर लेटर है जो आप लोगों को बोस्निया में एंट्री करवा सकता है और ये मिलेगा आपको कंपनी से या किसी एम्प्लॉयर के पास से। और ये कौन दिलाएगा? आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क, आपकी एजुकेशन वो दिलाएगी आपको। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखें, कभी भी जल्दबाजी ना करें, पेशेंस जरूर रखें। पेशेंस जो रखता है ना वो हमेशा आगे बढ़ता है। अगर जल्दबाजी करोगे तो आप अपना नुकसान करा बैठोगे। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि आप जॉब ऑफर लेटर ले लिया, फिर आपने 90 दिन का विजिट वीज़ा अप्लाई किया, बोस्निया में गए, वहाँ पर जाके आपने टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई करके साथ वर्क वीज़ा भी अप्लाई किया। आप लोगों को वर्क वीज़ा मिल गया और फिर बोस्निया में आराम से आप काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो अपने भविष्य के लिए, अपने घर वालों के भविष्य के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना, किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो उनके रूल रेगुलेशन ये ज़रूर स्टडी करना, ज़रूर पढ़ना। मैं अगर बताऊंगा हर एक कंट्री के तो वीडियो 1-2 घंटे 3 घंटे तक भी चली जाएगी, फ़ायदा नहीं है। मेरे को परेशानी होगी, आप लोगों को सुनने में परेशानी, देखने में परेशानी होगी, क्योंकि जो यूट्यूब से वीडियो देखता है वो हार्डली 10 मिनट की 9 मिनट की 8 मिनट की इतने देखते हैं। और कई बंदे तो वीडियोज़ को 1 मिनट ही देखने के बाद ये लगता है सर बोस्निया में हम कैसे जा सकते हैं, सर हम कनाडा में कैसे जा सकते हैं। तो सारा प्रोसेस ही भाई वीडियो के अंदर लिखा होता है, मेरे से ज़रूरी दोबारा लिखवाना पड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के मैं आंसर नहीं देता। तो नाराज़ नहीं होना आप लोग कि सर भी हमारे कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं देते। देखो मैं अगर आप लोग मेरे पर डिपेंड रहोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार भाई। अगर मैं क्वेश्चन के किसी के आंसर नहीं दे रहा तो मेरा रीज़न यही है कि जब तक आप अपना दिमाग नहीं खोलोगे, मेरा काम है आप लोगों को रास्ता दिखाना, चलना आप लोगों ने है, मैंने नहीं चलना है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पहले खुद आप अप्लाई करें, फिर एजेंटों के चक्कर में पड़े। एजेंटों के चक्कर में तब पड़े तब जब आप लोगों के हाथ खड़े हो जाएं, भाई सर अभी नहीं हो सकता, अब हम लोगों को किसी का सहारा चाहिए, तो फिर आप सहारे पर जा सकते। क्योंकि एजेंट ने लेने लाखों रुपया, आपने अपना लाखों रुपये बचाना है तो खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ें हैं। तो ये आप सोच लीजिए कि आपने जाना कैसे है। आपने लीगल वे पे जाना है, अनलीगल वे पे जाना है। लीगल वे के जो आगे इफेक्ट है वो बहुत ख़तरनाक है, लीगल वे पे जाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। तो दोस्तों यही मकसद था मेरा वीडियो बनाने का। आपको कैसे लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।